Hello class 8th, welcome back to our channel. Today we are going to start with the second lecture of your chapter 3 of chemistry. Third chapter जो हम कर रहे हैं elements, compounds and mixtures, उसका ये second lecture है. मैं इसको chapter को as I told you बहुत धीरे धीरे कराऊंगी ताकि आपके सारे basic concepts clear हो जाएं. अगर आपको पहले से ही clear हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हो जाएंगे. एंड धीरे धीरे करेंगे, छोटे छोटे lectures में मैंने इस chapter को divide किया है. तो start करते हैं. हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी थोड़ी सी. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ द सेकंड लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं. एलिमेंट्स मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप लोग लर्न कर लीजिए, उनको लिख लीजिए, उनके सिंबल्स लर्न कर लीजिए और एटॉमिक नंबर्स. एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये अभी आपको यहाँ पे नहीं समझा है. नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा फोर्थ चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें वो सब हम पढ़ेंगे. बट आप जस्ट सीक्वेंशली याद कर लीजिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. आपको यहाँ भी दे रखा है ना, राइट द सिंबल्स ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन योर नोटबुक. ये याद कर लेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि आगे हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इनकेस आपकी बुक में दे भी रखा है, अगर आपने नहीं याद किया देन आई विल राइट. जो फर्स्ट एलिमेंट है मैं ऐसे लिखती जाती हूँ नंबर 1. एक्चुअली जो ये नंबर्स हैं यही इनका एटॉमिक नंबर भी होता है, 1 2 3 4 5, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं ना वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड हैं. तो यहाँ पे मैं अभी इनकी वैलेंसी तो नहीं लिखूँगी, क्योंकि अभी वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया है, वो मैं आपको अभी और समझाऊंगी. तो मैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आपको नाम लिख देती हूँ. जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, जहाँ से हमारी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होती है, द फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H. हाइड्रोजन के बाद आती है हमारी पहली नोबल गैस, दैट इज हीलियम. अच्छा, डिफरेंट कलर से लेते चलें क्या, ताकि आपको आसानी हो डिफ्रेंशिएट करने में. हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद आता है लिथियम. लिथियम जो है ये मेटल होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Li से. अगेन कलर चेंज करें, मैं कलर चेंज कर करके लिख देती हूँ ताकि आपको ना नज़र आ जाएगा. इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Be से. उसके बाद बोरॉन, बोरॉन नंबर 5, मतलब कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 5 होता है. बोरॉन के बाद आपका आ गया, देखो, कार्बन. नंबर 6 इज कार्बन. नंबर 7 क्या होता है, नाइट्रोजन, N. नंबर 8 क्या होता है, ऑक्सीजन, दैट इज O. अब यहाँ पे एवरी एर्थ एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है. तो एवरी एर्थ एलिमेंट जो होगा वो आपकी नोबल गैस होती है. तो यहाँ पे देखो, अब ऑक्सीजन के बाद पहली नोबल गैस कौन सी थी, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, हीलियम वॉज दी फर्स्ट नोबल गैस, मतलब 0 ग्रुप एलिमेंट या ग्रुप 18 कल हमने जिसके बारे में बात की थी ना. अब इसके बाद आ जाएगी, ऑक्सीजन के बाद आ गई पहले फ्लोरीन, ये आपकी हैलोजन है, F से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको. नोबल गैस आपकी हो गई लिथियम. अच्छा, हीलियम मैंने पर्पल से लिखी थी, चलो कोई बात नहीं. हीलियम के बाद जो हमारी नेक्स्ट गैस है दैट इज नियॉन. ठीक है, नियॉन जो है ये हमारी नेक्स्ट नोबल गैस है और इसका सिंबल होता है Ne. इसके बाद सोडियम, सोडियम इज़ नेट्रम नहीं लिखेंगे हम, सोडियम ही लिखेंगे. मैं पहले उसका वो नाम लिखने वाली थी जो इसका लैटिन नेम है, लेकिन हम इंग्लिश नेम्स ही लिख रहे हैं. सोडियम का सिंबल हो गया Na. सोडियम के बाद आ गया आपका मैग्नीशियम. ये सारे मेटल्स हैं. हम पीरियोडिक टेबल में यहाँ से यहाँ अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर गैसेस, ऐसे होता है. मैग्नीशियम हो गया नंबर 12. इसके बाद नंबर 13 एल्यूमिनियम होता है, Al. नंबर 14 क्या होता है, कार्बन के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट, सिलिकन, Si. इसके बाद 15 इज नाइट्रोजन. ये किसके नीचे होता है, सॉरी 15 इज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस. नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस. ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर.
नंबर 16 इज सल्फर। अब हमारी आ गई हैलोजन की बारी। हमारी फ्लोरीन थी फर्स्ट हैलोजन, अब फ्लोरीन के नीचे क्या होती है, क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल हो गया Cl। इसके बाद 18 18 होते 18 19 और 20। अब देखो हमारी, मैंने आपको क्या बोला था कि हैलोजन के बाद क्या आ जाती हैं आपकी, हैलोजन के बाद आपकी नोबल गैसेस आ जाती हैं। तो अभी हमने क्या कौन सी नोबल गैसेस कर ली, हीलियम कर ली, नियॉन कर ली। अब जो थर्ड नोबल गैस है दैट इज आर्गन। ठीक है, AR। नेक्स्ट एलिमेंट जो है आर्गन के बाद, अब हम वापस से मेटल्स में आ गए। तो जहाँ पे सोडियम के बाद जो मेटल है वो आएगा पोटेशियम। पोटेशियम इज K। और पोटेशियम के बाद जो नंबर 20 है दैट इज कैल्शियम, Ca। तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम चलिए बात करते हैं कंपाउंड्स की। A compound is a pure substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass। कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना है। अब तक हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक एलिमेंट रिपीट हो सकता है उनमें, या फिर कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, या एक किसी कंपाउंड के रेपिटेशन हो सकती है। मतलब एक ही तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एक ही पर्टिकुलर फिक्स रेशियो में, तो वो प्योर एलिमेंट की प्योर कंपाउंड कहलाता है या प्योर एलिमेंट कहलाता है, अगर एक ही एलिमेंट है। अब हमने बात की एलिमेंट हो गया इसमें एक ही तरह के एटम्स है। अब कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड वो सब्सटेंस होगा, वो केमिकल सब्सटेंस होगा जिसमें एक ही तरह का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब वो मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, देखो अब यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं मॉलिक्यूल। आपने मॉलिक्यूल और एलिमेंट पढ़े हैं ना। एलिमेंट जैसे अब हमने बात की, ये है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, तो एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका ये एक एटम है। अगर हम इसके दो एटम्स को कंबाइन कर दें, H2 कर दें, तो ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो गया। ये भी एलिमेंट का ही एक पार्ट है, प्योर एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक उसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एटम था, एलिमेंट का एटम था, और ये हो गया मॉलिक्यूल। तो अब हम ये बात करें कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं कुछ एलिमेंट्स, और हमेशा उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स ही रहता है। जैसे कि अगर आप सबसे सिंपल कंपाउंड ले लें जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, H2O, तो H2O में हमेशा वाटर का और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही रहेगा बाय मास। कोई और कंपाउंड ले लीजिए आप, NaCl ले लीजिए, तो NaCl में हमेशा जो कंबाइन करेंगे सोडियम और क्लोरीन, वो 1:1 के रेशियो में कंबाइन करेंगे। मतलब 1 पार्ट सोडियम प्लस 1 पार्ट क्लोरीन विल गिव राइज टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl या सोडियम क्लोराइड। it can be broken down into simpler substances by chemical methods। अगर हम किसी कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करें, या कोई भी एक ऐसा केमिकल मेथड उस पर एम्प्लॉय करें, तो उसका ब्रेकअप हो सकता है। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने किसी कंपाउंड को हीट किया, सपोज हम एक कंपाउंड है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। अगर हम इसको हीट करें, ये जो ट्राइंगल का सिंबल अगर हम बनाते हैं किसी इक्वेशन के एरो पे, दैट मीन्स हीट, इट रिप्रेजेंट्स हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया एक ही कंपाउंड। ये एक पूरा एक कंपाउंड था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये एलिमेंट्स नहीं हैं, ये भी कंपाउंड्स हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम सिंपल केमिकल मीन्स से या सिंपल फिजिकल मीन्स से किसी कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। ठीक है, मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर सकते हैं। अब हम कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करें तो हमें फर्दर मिल जाएगा कुछ, CO2 को हीट करें तो और फर्दर कुछ मिलेगा। तो उनके कंडीशंस अलग अलग होती हैं, सबकी कंडीशंस अलग होती हैं कि किस कंपाउंड को किस तरह से हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, उसमें क्या हम कोई कैटलिस्ट यूज़ करने वाले हैं,
या और कोई फर्दर कंडीशन इन्वॉल्व करने वाले हैं, उसमें एसिड ऐड ऑन करेंगे या बेस मिलाएंगे या वाटर में डिजोल्व करके रिएक्ट करवाएंगे, वट एवर द केस में बी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हर कंपाउंड को ब्रेकअप करने का या उसका केमिकल रिएक्शन करने का तरीका अलग अलग होता है। एवरी कंपाउंड हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी और वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, बट फिर भी हम बेसिक रिएक्शंस में क्लासीफाई कर सकते हैं, सारे रिएक्शंस को बेसिक कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास एंड दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल और फिजिकल मीन्स। ठीक है, केमिकल मेथड से हम ब्रेकअप कर सकते हैं उनको। नाउ अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विच आर कंबाइंड केमिकली। अब कंपाउंड जो है, इसमें जो एटम्स हैं ये केमिकल कॉम्बिनेशन में है। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया, यहाँ पे अभी आपने पढ़ा नहीं है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि इनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स बने हुए हैं, आपस में इनमें बॉन्डिंग है। ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ऐसे चिपके हुए और आपने हीट किया तो ये सेपरेट हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकली बॉन्डेड है ये एटम्स, एक दूसरे से अटैच्ड हैं। वो अटैच्ड कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के थ्रू या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे, जिसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं या टाइप ऑफ बॉन्ड्स बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स हो गए। तो हम अभी ये कह रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ये जो एटम्स हैं ये केमिकली कंबाइंड है, फिजिकली कंबाइंड नहीं है। तो इनको केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को। ओके, नाउ अब फिजिकल मेथड में ना हम उसकी सिर्फ स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे वाटर इज़ अ कंपाउंड, वाटर को अगर हमने हीट किया, मतलब एक फिजिकल मेथड है हीटिंग, तो उससे उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। वो जो लिक्विड फॉर्म था वो वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या हमने फ्रीज कर दिया उसको तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फेज चेंज हो गया, उसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन केमिकली इट विल रिमेन H2O ओनली। मैंने पहले शायद बोला था कि फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट। अब दोबारा से एक डेफिनेशन देख लीजिए। अब मॉलिक्यूल की बात करें, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड एंड हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब मॉलिक्यूल क्या है? कंपाउंड कोई भी है, उसका जो सबसे छोटा बेसिक यूनिट है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या था? एटम था। कोई भी एलिमेंट था उसका बेसिक यूनिट क्या था? एटम। अब ऐसे ही जो एक कंपाउंड है उसका बेसिक यूनिट क्या है? अ सिंगल मॉलिक्यूल। A molecule is the smallest unit of a compound that exhibits all the properties of that compound as and has an independent existence। मतलब वो अकेले खुद भी सर्वाइव कर सकता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, मतलब कि कंपाउंड का यूनिट होता है मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देखिए, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बताती हूँ। अब ये जो H2 है ये भी मॉलिक्यूल है, N2 है ये भी मॉलिक्यूल है, O2 है ये भी मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स वो भी हो सकते हैं जहाँ पे कि एटम्स सेम हो, मतलब किसी एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा, जैसे सल्फर के केस में S8 के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा एटम्स भी कंबाइन करके स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए या अपने एग्जिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। ओके, दैट इज़ फाइन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट तो एटम होगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रही हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे रही हूँ कि जो सिंपल एटम्स होते हैं वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स के तो मॉलिक्यूल्स होते ही होते हैं, एलिमेंट्स भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स की मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स जो हैं वो क्या उनके फीचर्स क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स को ना आप फीचर्स भी बोल सकते हो। अगर आपसे पूछें कि प्लीज़ लिस्ट आउट सम फीचर्स ऑफ कंपाउंड्स, तो दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी क्या खास बात है या क्या उनके स्पेशल पॉइंट्स हैं। तो वो फर्स्ट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज ऑलवेज फिक्स्ड। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, अगर आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन सेम होगी, चाहे आप इंडिया की बात कर लें, इंग्लैंड में चले जाइए, श्रीलंका में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, या
जापान चले जाइए, उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, तभी वो सेम कंपाउंड है. अगर कॉम्पोजिशन चेंज होगी दैट मीन्स इट इज़ अ डिफरेंट कंपाउंड. तो द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड. इट इज़ बिकॉज, क्यों, वाई? इट इज़ बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. इसका रीज़न क्या है ये पूछ सकते हैं. द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड. वाई? आपके 8th क्लास में तो क्योंकि इंटरनल पेपर बनता है ना, आपके टीचर्स पेपर बनाते हैं, तो रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर के बीच में से. तो ये साथ के साथ जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये ज़रूर लाया करिए कि वाई इज इट सो, ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है. तो सीधी सी बात हो गई कि केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो बाय मास उसी में कंबाइन करते हैं. उसके अलावा अगर कंबाइन करेंगे तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं होगा, दूसरा कोई कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, the constituent elements of a compound cannot be separated by any physical method like boiling, evaporation, filtration, etc. एक कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने बोला NaCl है. NaCl हमारा नॉर्मल कॉमन सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो हम घर में नमक खाते हैं वो है. इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा या ये जल जाएगा. पानी में डिज़ोल्व करके हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, इसके पाउडर फॉर्म में बच जाएगा. तो मतलब इसका क्या मतलब है कि हम फिजिकल मेथड से इसको ब्रेक नहीं कर सकते सोडियम और क्लोराइड के एटम्स में या आयंस में. हम इसको बॉईल कर लें, हम इसको कूट लें नमक को, या इसको इवेपोरेट कर लें पानी में डिज़ोल्व करके, या छान लें, फिल्टर कर लें, किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा एक्सक्यूज़ मी, कि सोडियम के एटम्स अलग हो गए और क्लोरीन के एटम्स अलग हो गए. ऐसा नहीं होता है. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस से, फिजिकल मेथड्स हैं जो सेपरेशन के, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, फिल्टरिंग, डिकेंटेशन वगैरह, इनसे दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. नेक्स्ट, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स होते हैं. एक पर्टिकुलर कंपाउंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बॉयल होता है उसी पे, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होता है. देन एनर्जी इज ईदर अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड. ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई कंपाउंड बनता है, जब वो कंबाइन करता है, तो या तो उसमें एनर्जी इवॉल्व होती है या एनर्जी वो लेता है. अगर हम जैसे सपोज एग्जांपल ले रहे हैं कि एक्स प्लस वाई कोई दो कंपाउंड्स हैं और ये कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं एक्स वाई. तो अगर इन दोनों, यहाँ पे अगर मैंने लिखा हीट सप्लाई हो रही है, यहाँ पे हम जब रिएक्शन लिखते हैं ना तो एरो पे उसकी कंडीशंस भी लिखते हैं. सपोज मैं यहाँ लिख रही हूँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड. तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्स और वाई को कंबाइन करवाने के लिए एक्स वाई में मैंने हीट सप्लाई की है. आई हैव गिवन देम एक्सटर्नल टेम्परेचर, हीट प्रोवाइड की है, तब वो एक नया कंपाउंड बन गया, वो एक्स वाई की फॉर्म में एड ऑन हो गए हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हुई है. इन दोनों एलिमेंट्स ने कुछ हीट अब्जॉर्ब की एंड दे टर्न्ड इनटू अ न्यू कंपाउंड एक्स वाई. तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई. कुछ ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं जहाँ पे कि हीट इज गिवन आउट. जैसे कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, सपोज ABC ये कंपाउंड है, इसको हमने हीट किया है, तो ये इसको हमने हीट किया या हमने इसको कुछ भी किया, किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करवाया, तो इट गेव आउट अ लॉट ऑफ हीट एंड ब्रोक अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या कुछ नए कंपाउंड्स बन गए, एक बड़ा कंपाउंड ब्रेकअप हो गए. तो यहाँ पे हम इसमें एडिशन में लिख देते हैं कि कितनी हीट इवॉल्व हुई, कितनी पर्टिकुलर जूल्स हीट इवॉल्व हुई. तो ये कह रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बिना हीट के एक्सचेंज के नहीं हो सकता है. या तो हीट उसमें दी जाएगी या हीट ली जाएगी. मतलब ईदर हीट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस और हीट विल बी इवॉल्व्ड. तो जिस केस में हीट अब्जॉर्ब होती है, मतलब कि रिएक्शन में हीट चाहिए, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसे रिएक्शन को, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. और जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. सिंपल. ठीक है.
ये दो तरह के रिएक्शन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट बीइंग इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड। केमिकल रिएक्शन है, अगर अब्जॉर्ब होगी हीट तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, अगर इवॉल्व होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब कोई कंपाउंड है, उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उन चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं जिनसे वो मिलके बना है। अगेन विल टेक एन एग्जाम्पल। अब बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप। कौन सा एग्जाम्पल है? सबसे सिंपल, वाटर। वाटर किससे बनता है? H2 प्लस O2, दे कंबाइन टुगेदर। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन, बैलेंसिंग को अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या है? सॉरी, हाइड्रोजन जो क्या है वो गैस है। इट इज़ अ गैस। ये क्या हो रहा है? मैं डिलीट कर रही हूँ, वो बार बार कॉपी हो रहा है। हाँ हाँ, अब सही है। हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, H2O क्या है? ये एक लिक्विड बनता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये तो हम नॉर्मल फिजिकल स्टेट की बात करें, अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हाइड्रोजन जो है वो एक इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब इसमें आग लग जाती है बहुत जल्दी। हाइड्रोजन बहुत हल्की होती है, इसलिए हम इसको बलून्स में यूज़ करते हैं, रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी आग लग जाती है और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है? ऑक्सीजन जो है वो एक ऐसी गैस है जो कि कंबशन को सपोर्ट करती है, मतलब जिसके बिना बर्निंग नहीं हो सकती, आग नहीं लग सकती, कंबशन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन हमें चाहिए बर्निंग के लिए। अब जो ये कंपाउंड बना है वाटर, इसका आग से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आग बुझाने के काम आता है ना। इट इज़ यूज्ड फॉर डाउसिंग आउट फायर्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं। ऑक्सीजन हमारी गैस है जो कि हमारी लाइफ सेवर है, जिसकी अगर हम लाइफ लाइन है, अगर हम ऑक्सीजन नहीं होगी तो वी कैन नॉट सर्वाइव। हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन और हमारे सारे सेल्स उसको यूज़ करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। हाइड्रोजन जो है वो और चीज़ों में यूज़ होती है। वाटर जो है, वाटर हमारे ज़िंदगी का बेस है, हमारे सारी एक्टिविटीज़ वाटर के थ्रू होती हैं। वाटर नहीं होगा तो हमारी क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, हम जी नहीं पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं। बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन है वो वाटर के बिना नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो दो कंपोनेंट थे H2 एंड O2, इन्होंने मिलके एक जो नया प्रोडक्ट बनाया उसकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल जो रिएक्टेंट्स थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट थी। अच्छा, ये जो दो चीज़ें जो कंबाइन करती हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम रिएक्टेंट्स। और इनको कंबाइन करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है, जैसे हमें यहाँ पे वाटर मिला तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, प्रोडक्ट हो गए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, उनकी कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन जब वो कंबाइन करके कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी प्रोडक्ट्स, मतलब वो अब एक नई चीज़ बन चुके हैं, नया केमिकल कॉम्बिनेशन है, एंड दे हैव अ न्यू आइडेंटिटी एंड न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। ओके, so now there are some examples of compounds are given. I would strongly suggest that you must learn these compounds, इनके names, इनकी constituents, इनके formulae सब याद कर लीजिए। सिंपल कंपाउंड्स हैं, बेसिक कंपाउंड्स हैं, ये आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप ये मत सोचना एग्जाम में, अच्छा सुनो, एग्जाम में आपको ये लिखने को नहीं आएगा। और आपकी टीचर अगर बहुत स्ट्रेस डाल रही हैं तो देखना आपके सबके स्कूल्स में अलग अलग टीचर होंगे। अदरवाइज यूजुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ का फॉर्मूला बताइए, बट अदरवाइज जैसे हम बोर्ड की बात करें 9th और 10th में तो उसमें फॉर्मूले लिखने को नहीं आते हैं कंपाउंड्स के, लेकिन आपको जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, कुछ चीज़ें नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। दैट इज़ वाई यू मस्ट रिमेंबर द बेसिक फॉर्मूले। तो ये सारे फॉर्मूले आप लिख के लर्न कर लीजिए, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या दे रखे हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज वाटर, सिंपलेस्ट कंपाउंड H2O। एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कॉमन सॉल्ट, जो हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, NaCl फॉर्मूला हो गया। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं या कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है? सोडियम एंड क्लोरीन इन द रेशो 1:1। कार्बन और ऑक्सीजन में रेशो क्या था?
1:2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रेशियो क्या था 1:2। सोडियम क्लोरीन में रेशियो क्या है 1:1। एक एक एटम कंबाइन करा है। ये मैंने आपको बताया ना कि कैसे कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी सब एलिमेंट्स की अलग अलग होती है। उसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग हैं, वी हैव गॉट ओनली 2 हैंड्स। तो मैं अगर कंडीशन रख दूं कि आप एक हाथ से एक ही दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ सकते हो, तो आप एक बार में कितने बच्चों को पकड़ सकते हो? आपके यू हैव गॉट 2 हैंड्स एंड विद 1 हैंड यू कैन ओनली कैच 1 चाइल्ड, होल्ड 1 चाइल्ड। तो इसका मतलब आप एक हाथ से एक बच्चे को पकड़ सकते हो, दूसरे हाथ से दूसरे बच्चे को पकड़ सकते हो। तो आपकी ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है 2 स्टूडेंट्स की है ना। ऐसे ही जो दूसरा स्टूडेंट है अगर उसके भी 2 हाथ हैं तो उसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 हो गई। अब अगर हम ये सोचें कि किसी पर्सन के 3 हाथ हैं या 4 हाथ हैं, तो वो एक बार में कितने दूसरे बच्चों को पकड़ पाएगा? 3 या 4 बच्चों को पकड़ पाएगा। देखो, अगर ये कोई पर्सन है, इसके 2 हाथ है तो ये 2 लोगों को ही पकड़ पाएगा। अब मैं कह रही हूँ ये चाहिए, पैर भी बना देते हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि अब ये पर्सन था, ये तो 2 हाथ हो गए इसके, इसके 2 हाथ हो रहे हैं 1 और 2। अब इसके कितने हैंड्स हो गए 4 हैंड्स है, तो ये एक बार में 4 बच्चों को पकड़ पाएगा। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई 4 हो गई। अगर हम इसका एक हैंड रिमूव कर दें, 3 हैंड्स हैं तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है 3। अब ये 3 स्टूडेंट्स को पकड़ पाएगा। तो ऐसे ही एटम्स की ना फिक्स्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसको हम उनकी वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी इज एक्चुअली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, कि एक बार में एक एलिमेंट का एक एटम कितनी और दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके डिटेल्स हम आगे देखेंगे। ठीक है, वो आप 9th क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम उसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। आगे थोड़ी सी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे ये मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वैलेंसी, उसके हिसाब से फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज शुगर। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। इसमें क्या क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रेशियो क्या है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1। अब C12 है, H22 है, O11 है, तो O और 11 सॉरी H और O का रेशियो तो 2:1 हो गया, लेकिन यहाँ पे कार्बन 12 है तो अप्रॉक्सीमेट रेशियो हो जाता है 1:2:1। ठीक है, ये शुगर है। जो हमारा नॉर्मल ग्लूकोज है, जो हम घर में ग्लूकोज खाते हैं, दैट इज C6H12O6, जो आपने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में भी पढ़ा है ना। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज क्या होता है, यूज अप होता है, सॉरी बनता है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे किसके रेशियो में कंबाइंड है 1:2:1। ये फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन बनती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये हो गया। अब एल्कोहल, एल्कोहल जो नॉर्मल एल्कोहल यूज होता है जो C2H5OH, इसमें क्या है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन है 1:1 के रेशियो में कंबाइन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है 1:2 के रेशियो में। जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक और क्लोरीन इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, 1:2 का रेशियो हो गया। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन है 1:3 के रेशियो में। इसका मतलब नाइट्रोजन एक एटम हाइड्रोजन के 3 एटम्स के साथ कंबाइन करा, इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 3, है ना। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे N जो था वो 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी 2, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 3। एक और फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। तो इसीलिए हर जगह कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट वैलेंसीज शो करते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। वो कॉन्सेप्ट भी आप बाद में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे एंड दैट इज नोन एज वेरिएबल वैलेंसी। ओके, नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो केक बनाने में यूज़ होता है घर में, दैट इज NaHCO3। इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट रेशियो में। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट जो था वो NaHCO3 था, सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोजन नहीं है, इट इज Na2CO3, सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन ही है इसमें। ये जो NaHCO3 था ना, इसमें HCO3 जो होता है ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जो हमारी चौक जो स्कूल्स में चौक यूज़ होते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। आपके जो घरों में जो मार्बल की टाइल्स होती हैं, जो मार्बल का फ्लोर है, दैट इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट।
तो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलता है। जो सी शेल्स होती है ना, ऑयस्टर की शेल होती है, पर्ल जिसमें निकलता है, सीप होती है जो, या पाइला जो होता है, शंख होता है, दे आर ऑल कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दैट इज सैंड, जो हमारी रेत होती है, सिलिका भी बोलते हैं इसको, SiO2, इसमें क्या है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर जो हम नूडल्स में, चाइनीज़ फूड में डाल के खाते हैं, दैट इज CH3COH, इट इज़ अ वेरी वेरी वीक एसिड। इसमें क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट, CuSO4, इसका आप बहुत पढ़ेंगे आगे जाके, इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से, कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब आपको इतना करने के बाद देख के पता चल रहा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कौन कौन से एलिमेंट्स किस रेशियो में प्रेजेंट है। HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, it is also known as the king of chemicals, sulfuric acid is known as the king of chemicals, सबसे ज़्यादा यूज होता है ये केमिकल, ठीक है। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें। देन इज योर नाइट्रिक एसिड, HNO3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो तीन एसिड्स हैं ना हमारे, HCl, H2SO4 एंड HNO3, ये हमारे तीन मेजर लैब के रिएजेंट्स हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स हैं, इनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों हमारे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड, दीज आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स, जिनको कि आप बहुत यूज़ करने वाले हैं आगे चल के लैब में भी एंड अदरवाइज इन योर रिएक्शंस ऑल्सो। इसमें से किंग ऑफ केमिकल्स किसको बताया था मैंने, H2SO4, ये ध्यान रखिएगा। H2SO4 इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। इसका एक और नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। H2SO4 का एक और नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। इससे जो कंपाउंड बनते हैं फिर उनके अलग नेम्स होते हैं, वो मैं अभी आपको नहीं बता रही, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो H2SO4 का इट इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स, इसका एक और नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये याद रखिएगा। अच्छा, और भी मैं कुछ बताना चाह रही थी, अब मैं भूल गई क्या बताना चाह रही थी। ओके, सो दिस वॉज द थ्योरी। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। The substances that contain same kind of particles, atoms or molecules are called, मतलब ऐसे substances जिनमें similar atoms होते हैं या similar molecules present होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। जिनमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे उनको तो हम बोल देते हैं कि भाई वो एलिमेंट है ना, एलिमेंट है। अगर सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ एटम मॉलिक्यूल दोनों प्रेजेंट हैं, एटम्स की बात भी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात भी कर रहे हैं, तो एलिमेंट होगा। एलिमेंट में तो सिर्फ एटम्स होने चाहिए, इम्प्योर सब्सटेंस तो है नहीं क्योंकि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, दैट मीन्स दे आर प्योर सब्सटेंसेस, है ना। प्योर सब्सटेंसेस वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि प्योर सब्सटेंसेस में सेम एटम्स या सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं की रेपिटेशन होती है। अगर इम्प्योर होगा तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी प्योर सब्सटेंसेस की नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, ऐसा नहीं कई बच्चे ना एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी पढ़ के गलत आंसर मार्क कर देते हैं। फर्स्ट, दे हैव डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, येस। दे हैव डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज, येस। दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, येस, उनकी कॉम्पोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये टिक करिए, ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी नहीं है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को हम किन किन क्राइटेरिया में क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने किस में किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। तो यहाँ पे देखिए ऑन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ए में दे रखा है, बी में मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैसेस दे रखा है, सी में मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स दे रखा है, और डी में दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि बोथ ए एंड बी आर इंक्लूडेड इन दी एलिमेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। दे आर मैलेबल, येस। दे आर सॉफ्ट, नो। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, येस। दे आर सोनोरस, येस। तो दे आर सॉफ्ट, ये वाला जो ऑप्शन है ये मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। दे हैव लो डेंसिटी,
Non-metals have low density. They are non-ductile. They have high tensile strength. No, they do not have high tensile strength. Metals have high tensile strength. They are non-lustrous. Yes, that is true. Non-metals are non-lustrous. तो हमारी जो correct property हो जाएगी वो हो जाएगी कि they have high tensile strength. They do not have high tensile strength. तो हमारा correct option जो है, sorry, correct property नहीं, correct option आपका ये हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है. यहाँ पे ना सब इन्होंने नॉट पूछा है, ये ध्यान रखिएगा. ये नहीं पूछा कौन सी है, ये पूछा कौन सी नहीं है. ओके, सो दे हैव फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन. कंपाउंड्स की फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन होती है. दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. कंपाउंड्स के फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. Their constituent elements are separated by physical methods. No, this is wrong. उनके जो constituent elements हैं, they cannot be separated by simple physical methods. Then you need to have chemical reactions for them. Energy is either absorbed or evolved during the formation. Yes, तो जिनमें absorb होती है उनको हम क्या बोलते हैं, endothermic reactions, और जिनमें evolve होती है उनको क्या बोलते हैं, exothermic reactions. Next, which of the following is not a compound? वाटर कंपाउंड है. H2O फॉर्मूला होता है, इट इज़ अ कंपाउंड. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्मूला होता है, इट इज़ अ कंपाउंड. कार्बन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2. तो अब इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है, वो है आपका कार्बन C. इट इज़ नॉट अ कंपाउंड, इट इज़ एन एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर डैश सब्सटेंसेज. सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर होते हैं कि इम्प्योर होते हैं. दे आर ऑफ कोर्स प्योर सब्सटेंसेज. Next, the pure substances that are made up of only one kind of atoms that cannot be split into two or more simpler substances by any physical or chemical methods are elements or compounds. कौन से होते हैं, जिनको कि जो कि सेम तरह के एटम से मिलके बनते हैं और जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या कंपाउंड्स बोलते हैं. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हैं. दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. सो वो क्या हो गए, दे विल बी एलिमेंट्स. आपका आंसर हो जाएगा एलिमेंट्स. नेक्स्ट, the elements that show some properties of metals and some of non-metals are called. ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स की भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज शो करते हैं, नॉन मेटल्स की भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम मेटलॉइड्स. ठीक है, मेटलॉइड्स का बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकन. और भी होते हैं सिलिकन, जर्मेनियम. हम सिलिकन बेस्ट एग्जांपल है. सिलिकन का सिंबल क्या होता है, SI. आप जब भी कोई भी एलिमेंट का नाम लिखें तो उसका सिंबल साथ में लिखें ताकि आपको याद हो जाएगा बार बार लिखने से. सो आई एम गोइंग टू फिनिश हियर, है ना. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सचर्स कंटिन्यू करेंगे. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड डू टेल मी इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़. एंड ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, और साथ के साथ याद करते चलिए. एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू give a thumbs up to the video and do share it with your friends. Like and subscribe the channel, and take care. Study well.